यूएसजी में एडिनोमाइसिस वर्ड देखा एंड घबरा गए, पैनिक में चले गए। ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स के मल्टीपल ओपिनियंस ले लिए, बिल्कुल टाइम नहीं लिया। किसी ने बोला हार्मोन्स ले लो तो हार्मोन्स ले लिए, किसी दूसरे ने बोला कि सर्जरी करवा लो, गोइंग फॉर सर्जरी। आफ्टर दैट भी सिम्टम सबसाइडल नहीं हुआ है, अब क्या करें? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वेन एवर यू सी योर यूएसजी, एकदम से कुछ भी एक रिजल्ट पे नहीं आ जाना है। टेक योर टाइम, उसके बारे में सर्च करना है क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो डिजीज है वो आपके कौन से स्टेज पे है। एडिनोमाइसिस भी अगर आ गया है तो उस डिजीज के भी 4 स्टेजेस हैं। इस वीडियो में आपको उन 4 स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ और किस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और पैनिक में ना जाकर एक अच्छा ट्रीटमेंट अपने आप के लिए चूज करना, वो आपको एक डिजीज फ्री लाइफ देगा। एंड इन केस आपका अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ या फैमिली भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इन दोज केसेस ऑल्सो ऐसा नहीं है कि एडिनोमाइसिस हो गया तो आपका फैमिली कंप्लीट नहीं हो सकता। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से हम जाते हैं एडिनोमाइसिस की ऐसी कौन सी 4 स्टेजेस हैं और उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट द स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होगा, आपको सिर्फ सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। एडिनोमाइसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज में ठीक नहीं करेंगे तो सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो फोर्थ। तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमें विजिलेंट रहना है सिम्टम्स के साथ भी। जितनी जल्दी ये डायग्नोज होगा उतनी ही अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। बट दैट डजंट मीन्स कि 4th स्टेज ऑफ एडिनोमाइसिस में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट इज एक बेसिक सी चीज़ है, आप सबको मालूम होगा, यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। इनरमोस्ट एंडोमेट्रियम है, उसके बाहर वाली मायोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम वो लेयर है जो एवरी मंथ हार्मोन्स के बढ़ने से, हार्मोन के चेंज होने से उसकी थिकनेस बढ़ेगी एंड देन वो शेड हो जाएगी। अगेन उसके बाहर वाली लेयर इज द मायोमेट्रियल लेयर, दैट इज द मस्कुलर लेयर। मायोमेट्रियम का काम क्या रहा है, मसल्स का काम क्या है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे भी वो हेल्प करते हैं, मसल्स हैं वो हेल्प करेंगे। एंड आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम है, जैसे आप समझ लो उसका एक कवर है। अब सबसे ज़्यादा इशू एडिनोमाइसिस में है क्या, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, एंडोमेट्रियम की एक जो लेयर है वो कंफ्यूज हो गई है। वो अपनी मायोमेट्रियम जो कि उसकी प्लेस नहीं है, वो किसी और की प्लेस पे जा रही है। वहाँ पर वो वही काम कर रही है जो हमारे इनर मोस्ट टाइम पे करती थी। वहाँ पर वो ग्रो कर रही है, वहाँ वो ब्लीड कर रही है, लेकिन उसके पास कोई आउटलेट नहीं है। वो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट के पास, वो ब्लड के पास कोई आउटलेट ही नहीं है, तो वो वहाँ वॉल में इकट्ठा होता जाता है एंड एडिनोमाइसिस को प्रोग्रेसिवली एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर लेके जाता रहता है। तो फर्स्ट स्टेज इज मिनिमल एडिनोमाइसिस। जितनी जल्दी हम डायग्नोज करेंगे उतनी ही जल्दी हम इसको ठीक कर पाएंगे। फर्स्ट इज मिनिमल एडिनोमाइसिस, फोकल एडिनोमाइसिस को बोल सकते हैं। एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स जो हैं वो स्प्रेड तो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यानी कि अपनी प्लेस फाइंड आउट करने के लिए, कोई एक जगह फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसको देखता है कि मैं कहाँ पर जाके इम्प्लांट होऊंगा। तो ये वो स्टेज है, वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी भी एक प्लेस को भी चूज नहीं कर पाए हैं कि हम कहाँ पर जाके इम्प्लांट होंगे। तो वो कहीं पे अटैच नहीं हुए। इस टाइम पे मोस्टली सिर्फ हल्का सा एक डाइजेस्टिव इशू रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, या समटाइम्स पीरियड्स के आसपास एक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और कोई सिम्टम नहीं होता, या बहुत सी मिनिमल सी पेन होती है जिसको आप समटाइम्स सोच लेते हैं कि इट्स जस्ट लाइक दैट पेन, तो एक नॉर्मल सिम्टम है। अब आता है जब हम इस स्टेज में इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, मैं आपको लास्ट में ऐसी मेडिकेशंस बताऊंगी, ऐसे कुछ हर्ब्स या टैबलेट्स बताऊंगी जो आप में से कोई भी ले सकते हैं अगर वो फर्स्ट स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज का सिम्टम यही है, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्पेशली बिफोर पीरियड्स अगर कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या ब्लोटिंग रह रही है या मिनिमल पेन आपको स्टार्ट होगी जो आपको शुरू से कभी भी नहीं थी। अब आ जाता है हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं डायग्नोज कर पाए, तो सेकंड स्टेज में एडिनोमाइसिस जो है वो पहुंच गया, उसको हम बोलेंगे एडिनोमायोमा फोकल एडिनोमायोमा, और वो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ एडिनोमाइसिस है। अब क्या हो गया, क्योंकि वो स्प्रेड कर रहे थे, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, वो ढूंढ रहे थे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्प्लांट्स जो हैं वो एक प्लेस हो जाते हैं एट डीपर लेवल्स, प्लेस हो जाते हैं एक डीपर लेवल पे, या एक साइड पे भी हो सकते हैं या मल्टीपल साइड्स पे भी हो सकते हैं, प्लेस हुए हैं अभी। अब आती है उसकी थर्ड स्टेज इज मॉडरेट एडिनोमाइसिस या डिफ्यूज एडिनोमाइसिस। अब एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स जो घूम रहे थे, उन्होंने एक प्लेस ढूंढा, प्लेस पे वो प्लेस हो गए थे। अब वो क्या करने लगेंगे, वो वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे।
ग्रो करने लगेंगे एंड स्प्रेड करने लगेंगे थ्रू आउट द यूट्राइन वॉल्स। इस स्टेज पे सिम्टम्स जो विजिबल होने लगते हैं, पेन जो है वो बढ़ने लगती है कि हर टाइम पीरियड्स के या तो आने से पहले बहुत ज़्यादा पेन है या समटाइम्स जाने के बाद बहुत ज़्यादा पेन है, समटाइम्स ड्यूरिंग दैट इंटरवल या ड्यूरिंग पीरियड्स भी पेन है, समटाइम्स माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे केसेस में ड्यूरिंग पीरियड्स या बिफोर पीरियड्स या समटाइम्स इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स। वो भी एक बहुत सिम्टम मार्कर है जो बताता है समथिंग समवेयर इज़ नॉट राइट इनसाइड योर यूट्रस एंड यू हैव टू हैव अ चेक ऑन इट। Then comes another stage, that is advanced stage, that is severe diffuse adenomyosis। जब इन 3 स्टेजेस में हम इसको कैच नहीं कर पाते हैं, हम इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, देन कम्स द अनदर स्टेज, एडवांस स्टेज, जिसको स्वेयर डिफ्यूज एडिनोमाइसिस कहते हैं। लेकिन क्या इससे भी डरने की ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्ट करने की ज़रूरत है। क्या ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है, बहुत अच्छे तरीके ट्रीटेबल है, बहुत अच्छे से रिवर्स हो जाता है। और बेसिकली इसमें जो हाईलाइटेड रहता है दैट आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स। कोई भी चीज़ जब अपनी जगह को भूल जाती है ना, जैसे एक चेक रहता है, वो चीज़ तो अच्छी है, एंडोमेट्रियम तो अच्छा है, लेकिन वो ज़रा भूल गया है कि उसको किस पॉइंट पे रहना चाहिए था। वो अपनी प्लेस को भूल के दूसरों की जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको दोबारा से उसकी अपनी जगह दिखाने वाला कौन सा सिस्टम है? हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स भी अलग अलग स्टेजेस में अलग टाइप ऑफ हर्ब्स हैं। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चलेगा यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई चीज़ आप देखते हो, बहुत सारे आप एड्स देख रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स ये बहुत सारा काम करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स काम करेगा हमेशा एडिनोमाइसिस में, तो ही वो एडिनोमाइसिस जो है वो रिवर्स होगा और वो प्रोग्रेस नहीं होगा। जितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब ये नहीं है जैसे देखा पैनिक में किसी ने बोल दिया सर्जरी, गोइंग फॉर सर्जरी, बिकॉज सर्जरी से स्कार टिश्यू विल बी फॉर्म्ड, स्कार से अगेन एडहेजन्स विल बी फॉर्म्ड एंड वो बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर देगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं आफ्टर मल्टीपल सर्जरीज एंड आफ्टर दैट मेडिकेशन से वो हील हो जाते हैं। हमें चाहिए एडहेजन्स को तोड़ने वाले हर्ब्स, एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स। हमें चाहिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स, इम्यून सिस्टम को समझाने वाले हर्ब्स की एंडोमेट्रियम की प्लेस ये वाली है। एंडोमेट्रियम की प्लेस मसल्स में नहीं है, मसल्स में आपको आके ग्रो नहीं करना है, तो जो नया एंडोमेट्रियम होगा सिर्फ वहीं पे ग्रो करेगा। सेकेंडली जो ऑलरेडी है उसके लिए एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स एडहेजन्स को तोड़ेगा। अब उसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम्स MRIs करवाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है कि एडहेजन्स कहाँ पर हैं, उसका क्या नाम है, क्या वो यूट्रस के आसपास है। अगर वो ब्लैडर के आसपास होंगे तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि यूरिन पासिंग में पेन है या यूरिनेशन के बाद पेन है। अगर वो आपके रेक्टम के आसपास हैं एडहेजन्स तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मोशन पासिंग के टाइम पे पेन है मुझे। तो सिम्टम्स को देख के, सिम्टम्स आर द बेस्ट मार्कर, सिम्टम्स को देख के हम देख सकते हैं कि एडहेजन्स कहाँ कहाँ पर है। एंड मोस्टली जैसे फेस पे अगर हमारे पिंपल्स हो गए हैं तो ब्लड प्योरीफाई कर देंगे, पिंपल्स कहीं पे हैं, चिन पे है, नोज पे, चीक्स पे हैं, हर जगह के ठीक हो जाएंगे। नहीं हमें बार बार देखने की ज़रूरत है कि वो किस किस पॉइंट पे हैं, वो कितने कितने साइज़ के हैं। धीरे धीरे वो सभी श्रिंक करेंगे और जब करेंगे तो वो सब इकट्ठा ही श्रिंक करेंगे। तो इस तरीके से एडिनोमाइसिस को उसकी स्वेरिटी के अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। वैस्कुलैरिटी यूट्रस की बढ़ा के, जितना हम वैस्कुलैरिटी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे उतनी जल्दी एडहेजन्स जो है वो रिजॉल्व होंगे। तो एक स्ट्रैटेजी रहती है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट रहता है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, नॉट विद हॉर्मोन्स, नॉट विद सर्जरी एंड ऑल्सो नॉट विद हर्ब्स। बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस हमें जब ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, हम उनका मेडिकेशन स्टडी करते हैं, इवन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, तो बहुत सारे, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट्स लेके और उसकी स्वेरिटी जो है डिजीज़ की, उसका ग्रेड बढ़ा के इश्यूज हमेशा रहेंगे। जल्दी से जल्दी एडिनोमाइसिस को रिवर्स मोड पे डालना होता है एंड उसके लिए हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, देयर इज अ स्पेसिफिक डाइट चार्ट, फर्स्ट मंथ में अलग, सेकेंड मंथ में अलग, 3 to 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ केसेज जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ केसेज में प्लस 2 to 3 मंथ्स और भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड एंड हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स। अलॉन्ग विद दैट फ्यू मसाजेस रहती हैं, कौन से ऑयल्स में रहनी है वो, एंड फ्यू योगा पोस्चर्स। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल, टोटल लाइफस्टाइल चेंज जो है एडिनोमाइसिस को रिवर्स भी करता है। इवन 4th ग्रेड एडिनोमाइसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सिम्टम्स तो सबसाइड कर ही जाते हैं। रिपोर्ट्स में भी
एवरीथिंग बिकम्स फाइन, पेशेंट कंसीव भी करते हैं, प्रेगनेंसीज भी होती हैं एंड हैप्पीली दे डिलीवर द चिल्ड्रन ऑल्सो। बस एक चीज़ रहता है कि कहीं पे जहाँ पर पेशेंट सर्जरी करवा के हमारे पास आते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस फ्रोजन पेल्विस केसेस में चले जाते हैं, उन केसेस में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हमें भी और पेशेंट को भी ज़्यादा करनी पड़ती है। मोटिवेटेड रहना होता है, हैप्पी रहना होता है, क्योंकि स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन एडिनोमाइटिक एडहेजन्स का बहुत अच्छा फूड है, उसका खाना है। एंड अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो फर्स्ट स्टेज में आप लेते हो। मेडिकेशन है, आप में से कोई भी ले सकते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी सुबह शाम एक ले लीजिए, देन वरुणादि कषाय वटी वंस डेली, ये पूरा 1 मंथ लेके देखिए। एंड अलॉन्ग विद दैट चंद्रप्रभा वटी, अगर आपको पीरियड्स में पेन है 1 डेली। 1 मंथ में अगर आपको सिम्टम्स आपके रिवर्स नहीं मिलते हैं, यू वांट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ताकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज आगे प्रोग्रेस ना करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं तो आप हमेशा हमें पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।